सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैंगो जब अपनी मॉम के साथ अपना सारा रिश्ता खत्म करके जा रहा था, तब पीछे से एक ट्रक ने आकर उसकी गाड़ी को धक्का मार दिया था। हायंग उस टाइम कार से बाहर निकली थी, इसलिए वो बच गई, लेकिन कैंगो को बहुत ही बुरी तरीके से लगती है क्योंकि उसकी गाड़ी सीधा नीचे की तरफ जाकर गिरी थी। कैंगो की हालत इतनी सीरियस हो गई थी कि वो आईसीयू में एडमिट था। ये खबर जब यंगसुन को पता चलता है, तब वो दौड़ती हुई वहां पर आती है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। डॉक्टर यंगसुन को बताती है कि कैंगो का स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। उसकी लोअर बॉडी में पैरालिसिस हो चुका था। अगर वो होश में आ भी जाता तो अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए उसे बहुत टाइम लग जाएगा। उसका जल्दी रिकवर होना इतना आसान नहीं है। यंगसुन वहां बैठी होती है, तब कुछ फ्लैशबैक सीन्स हम देखते हैं, जहां पर जब भी कैंगो कुछ खा रहा होता है, तब यंगसुन उसे आकर रोक देती है, ये कहकर कि अगर पेट भर के खाओगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी और फिर तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। एक बार कैंगो खाता हुआ बेसबॉल मैच देख रहा था, तब यंगसुन ने टीवी उठाकर पटक दिया था। अपनी मॉम के डर से कैंगो रात को छुपकर खाना खाता था। इस तरफ एक आदमी सॉन्ग को कैंगो के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। ये सुनकर वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। उस समय यंगसुन वहां पर नहीं थी। सॉन्ग जब उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछता है, तब उसके आदमी बताते हैं कि ड्राइवर का भी कोई अता पता नहीं है। ट्रक में किसी ने आग लगा दी, जिसकी वजह से कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। दूसरी तरफ हम हायंग को देखते हैं। जब उसके डैड उसके पास जाते हैं, तब वो रोने लग जाती है और कैंगो के बारे में पूछती है। टेसो कहता है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। फिर वो हायंग के कान के पास आकर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। फिर हमें पता चलता है कि हायंग ने कैंगो के पानी में कुछ नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे पीते ही कैंगो सो गया था और ड्राइव करते वक्त उसने जानबूझकर अपना स्कार्फ बाहर फेंका था ताकि वो उसे लेने के बहाने बाहर जाए और यहाँ से ट्रक आकर कैंगो को नीचे की तरफ धक्का दे दे। इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे उसका और उसके डैड का ही हाथ था, लेकिन अब उसे इस बात का डर था कि अगर कैंगो होश में आ गया और इस बात का किसी को पता चल गया तो वो फंस जाएगी। टेसो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मीजो को देखते हैं। उसका नेल सैलून काफी अच्छा चल रहा था। वहाँ के कस्टमर आपस में कुछ बात कर रहे थे कि इस एरिया में किसी आदमी ने एक लड़की का मर्डर किया है। मीजो उस टाइम पे इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन जब रात में वो अपने सैलून से घर की तरफ जा रही थी, तब उसे कोई फॉलो करने लगता है। पहले तो वो भागने लग जाती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मीजो इतना डर गई थी, इसलिए उसे जो भी मिल रहा था वो उससे उस आदमी को मारने लगती है। पर जब वो आदमी अपनी शक्ल दिखाता है, तो हमें पता चलता है कि ये तो सैमसिक है, जो मीजो को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इस तरफ कैंगो को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। नर्स उसे बताती है कि अब आपको अपने बेटे का पूरा ध्यान रखना होगा, उसके हर चीज का ख्याल आप ही को रखना होगा। यंगसुन को हॉस्पिटल से ही हायंग का फोन नंबर मिल जाता है। वो उसका कॉल बार बार ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन तो आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। शायद उसने अपना नंबर चेंज कर लिया होगा। इस तरफ मीजू सैमसिक को घर लेकर आती है और पहनने के लिए उसने अपना एक स्कर्ट दे दिया था। सैमसिक जेल से बाहर आया था और अपने घर जाने के बजाय वो यहाँ पर मीजू से मिलने आया था। जाने से पहले वो मीजू को जेल से चुराया हुआ कुछ चीजें भी देता है और कहता है कि अब कभी भी वो कुछ चुराएगा तो वो मीजू का दिल होगा। सैमसिक हमेशा से ही मीजू को पसंद करता था, लेकिन मीजू के दिमाग में अभी तक कैंगो ही था। दूसरी तरफ यंगसुन हॉस्पिटल में कैंगो के साथ रहकर उसका पूरा ध्यान रख रही थी, उसकी पूरी देखभाल करती है। ऐसे करते करते काफी महीने बीत जाते हैं, पर कैंगो को अभी तक होश नहीं आया था। एक दिन हॉस्पिटल में सबको पता चल जाता है कि कैंगो शहर का एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर है, तो सारे लोग वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं ताकि कैंगो उनका केस लड़े। सब लोग उसके जल्दी होश में आने की दुआ करने लगते हैं। एक दिन अचानक से कैंगो होश में आ जाता है। यंगसुन खुश होकर नर्स को बुलाने लगती है और कैंगो से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम, मैं तुम्हें याद तो हूँ ना। कैंगो छोटे बच्चों जैसे आवाज निकालकर रोने लग जाता है। कैंगो की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, वो अपना हाथ तक हिला नहीं पा रहा था। डॉक्टर यहाँ पर कहती है कि आपको इसका रिहैब में ट्रीटमेंट करवाना होगा। डॉक्टर ये भी बताती है कि कैंगो का दिमाग एक 7 साल के छोटे बच्चे जितना हो गया है। उसे बस अपनी बचपन की मेमोरीज याद है, बाकी का वो सब कुछ भूल गया है। यंगसुन उसके बाद कैंगो को लेकर घर आ जाती है। रात में सॉन्ग के आदमी लोग कैंगो पर नजर रख रहे थे कि क्या वो ठीक हुआ या नहीं। यंगसुन किसी से कैंगो के कंडीशन के बारे में नहीं बताती और उसकी कंडीशन सबसे छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक दिन अचानक से 2 लोग अंदर आ जाते हैं और उन्हें कैंगो की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। यंगसुन रो रो कर सब कुछ उन्हें बता देती है और कहती है कि लोग कह रहे हैं कि उसे उसकी सजा मिली है। धीरे धीरे करके पूरे गांव में कैंगो की ये बात फैल चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि कैंगो एक 7 साल के बच्चे के जैसा हो गया है। यंगसुन अपने हस्बैंड की फोटो के सामने कहती है कि आप तो मुझे जानते ही हो, मैं कभी भी हार नहीं मानती। सबको लग रहा था कि कैंगो कभी भी नहीं उठेगा, लेकिन वो होश में आया। वो अब चलेगा भी और दौड़ेगा भी। उसका दिमाग अभी 7 साल का है, तो अगले साल 8 का होगा और फिर 9 का। मैं फिर से उसे पाल कर बड़ा
करूंगी। यंगसुन हर दिन केंगो के लिए अलग अलग डिश बनाकर ले जाती थी, लेकिन केंगो अपना मुंह फेर लेता था और खाता ही नहीं था। केंगो के साथ साथ वो अपना पिग फार्म की भी देखभाल कर रही थी। यंगसुन हर मंदिर और हर चर्च में जाकर प्रे करती है कि उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, कम से कम वो खाना तो खाना शुरू कर दे, पर वो खाने को रेडी ही नहीं होता था। यंगसुन हर तरह की डिश बनाकर और हर तरीका अप्लाई करके देख चुकी थी। यंगसुन जब केंगो की पुरानी चीजें देखती है तब उसे उसका बचपन याद आने लगता है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। यंगसुन केंगो के सारे फेवरेट टॉय उसके सामने लगा देती है। नहीं खाने की वजह से उसके अंदर कमजोरी आ गई थी और अचानक से एक दिन वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के बुलाने पर डॉक्टर कहता है कि पैरालिसिस में ऐसा होता रहता है, उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। यंगसुन कहती है कि 7 साल के दिमाग का बच्चा ऐसे कैसे सोच सकता है। इस बार यंगसुन जब खाना लेकर जाती है तो वो केंगो को डांट कर खाना खिलाने की कोशिश करती है। उसका मुंह खोलकर जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगती है, फिर भी वो सारा खाना फेंकने लगता है और फिर यंगसुन की तरफ अपना मुंह करके बोलता है कि ज्यादा खाने से नींद आ जाती है और नींद आएगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। केंगो कंटिन्यूअसली इसी चीज को रिपीट कर रहा था। ये सुनकर यंगसुन रोने लग जाती है और रोते हुए उसे पूछती है कि क्या इस वजह से तुम खाना नहीं खा रहे थे। वो केंगो से कहती है कि तुम जितना मन उतना खा सकते हो और तुम्हें पढ़ाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम खाना खा के सो भी सकते हो। यंगसुन उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरे या अपने डैड के जैसे बन जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कहती रहती थी। केंगो ने फाइनली अब खाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ सॉन्ग के आदमी उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वो तो मर चुका है। सॉन्ग को जब ये बात पता चलती है तब वो समझ जाता है कि जरूर उसका मर्डर किसी ने किया है। उस ट्रक ड्राइवर ने केंगो का मर्डर किया था, इसीलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि वो एक विटनेस था। सॉन्ग को टेसो पर पूरा शक था, लेकिन उसके खिलाफ उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। दूसरी तरफ हम टेसो को देखते हैं जो अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनाउंस करने वाला था। वो अपने एक आदमी से कहता है कि सॉन्ग से जितनी भी बिजनेस है वो तुम्हें हैंडल करना होगा। इस तरफ हम हायोंग को देखते हैं जो डर कर चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी मेड उसका वही वाला स्कार्फ लेकर आती है जो उसने उस दिन गाड़ी में पहना हुआ था और एक्सीडेंट होने से पहले उसने उस स्कार्फ को बाहर उड़ा दिया था। वो उस स्कार्फ को काटने लग जाती है, तभी टेसो अंदर आकर उसे शांत करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पर यंगसुन केंगो को मोटिवेशनल वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। केंगो वहाँ पर लेटकर अपना एक टॉय को लगातार देख रहा था तो यंगसुन उस टॉय को उसके सामने रख देती है। वो टॉय एक्चुअली में केंगो के डैड ने उसके पैदा होने से पहले ही खरीदा था। वो उस टॉय को उसके सामने रखकर एक फोन अटेंड करने चली जाती है। यंगसुन ने एक रिहैब सेंटर में केंगो के लिए एप्लीकेशन दिया था, पर वहाँ पर अभी एक भी ओपनिंग्स नहीं थी, सारा सीट अभी फुल था। केंगो अपने टॉय को जब देखता है तब उसे याद आता है कि वो इसके साथ खेला करता था। उसे ऐसा दिखता है कि वो टॉय की आंखें चमक रही हो। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है और उसे नीचे गिरा देता है। यंगसुन अंदर आती है तो वो टॉय नीचे गिरा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि केंगो ने उस टॉय को अपने हाथों से नीचे गिराया है। केंगो यहाँ पर बस स्माइल कर रहा था। यंगसुन फिर से केंगो से उस टॉय को नीचे गिराने के लिए कहती है, पर फिर केंगो का हाथ उठ ही नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मीजू को देखते हैं। वो जब अपने सैलून पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ कुछ औरतों ने भीड़ लगा रखी है। मीजू को देखते ही सब उससे अपना मेंबरशिप के पैसे मांगने लग जाते हैं। मीजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तब एक लड़की आकर उसे कहती है कि उसने ये नेल सैलून अपनी दोस्त से खरीद लिया है। मीजू अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है लेकिन उसका फोन तो लगता ही नहीं, इसलिए वो वहीं पर रोने लगती है। इधर यंगसुन को एक उम्मीद मिल चुकी थी कि केंगो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, उसे बस कोशिश करती रहनी होगी। उसके बाद यंगसुन केंगो के लिए खाना लेकर जाती है, पर उसे वो इस बार खिलाती नहीं बल्कि अपना खाना खाने लगती है। उसे ये चाहिए था कि केंगो अपने आप से खाना खाए, कम से कम कोशिश तो करे। केंगो खाने के लिए चिल्लाता है पर फिर भी उसे वो नहीं खिलाती। यंगसुन फिर हर दिन ऐसा ही करने लग जाती है। खाना देकर केंगो को बहुत मन होता है कि वो सब कुछ खा ले। हाथ उठाने की भी वो बहुत कोशिश करता है पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए यंगसुन प्लेट हटा कर ले जाती है, ये बोलकर कि शायद तुमको भूखी नहीं है। यंगसुन ने केंगो का एक्सरसाइज भी चालू करवा दिया था और पैरालिसिस में जितने चीजें हेल्पफुल होती थी उसका इंटरनेट पर वो रिसर्च भी करती है। एक दिन यंगसुन केंगो के सामने खाना रखकर बाहर फोन अटेंड करने लगती है। उसे रिहैब सेंटर से कॉल आया था। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी हो चुकी है, आप अपने बेटे को यहाँ लेकर आ सकते हो। यंगसुन खुश होकर अपने बेटे को ये बात बताने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि केंगो अपने आप से खाना खा रहा है। ये देखकर यंगसुन बहुत खुश हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।